क्लास 10th बोर्ड की तैयारी चल रही होगी पूरे ज़ोर शोर से, तो मैं भी असिस्ट करने के लिए मैं आपके लिए कुछ क्विक एक सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें हम टोटल 12 लेक्चर्स के अंदर पूरी साइंस प्रिपेयर कर लेंगे। तो 12 चैप्टर्स ही मैं कवर करूँगी, लास्ट चैप्टर मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और मैं एंड पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी आपसे, जिससे आप जो भी आपने मेरे से समझा या जो भी है आप मेरे साथ रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो हमारे पास डिफाइंस हैं इसकी। केमिकल रिएक्शन की डिफाइन क्या है, हमें पता ही है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस होते हैं को कहेंगे टेक्स प्लेस, ठीक है। केमिकल चेंज होते हैं ऐसे प्रोसेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। आगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, तो जो दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं आपस में, कुछ भी मिलती हैं या घुलती हैं, उन सबको हम कहेंगे रिएक्टेंट, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, दे आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और जैसे मान लो कि हमारे पास हमने मैग्नीशियम लिया है, क्लोरीन लिया है, दोनों को मिला लेंगे तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। तो जो बना है MgCl2 वो प्रोडक्ट हो गया। ये मैं आपको बाद में कराती रहूँगी। प्रोडक्ट आपने याद रखना है, जो भी चीज़ें बनती हैं वो प्रोडक्ट हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी दो चीज़ें कंबाइन करके एक चीज़ बनाती हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एक चीज़ टूट के छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो वो डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, कॉम्बिनेशन का मतलब दो चीज़ों का कंबाइन हो जाना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें क्या होता है, जो कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं हम, वो दूसरे जो भी एक ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है, बोलता है चलो यहाँ से मैं आता हूँ, इस तरह के रिएक्शन। और अगर ये रिएक्शन में दो बार ही होएगा तो उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइक यहाँ पे हूँ मैं अभी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको याद ही होगा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। ये हमने 8th क्लास से कर रहे हैं, 7th में भी किया था, ठीक है। तो ये याद होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस का रिएक्शन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, याद रखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब ऑक्सीजन जो है वो लूज़ हो जाती है तो उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, लाइक दिस, ठीक है। तो उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर लिया हमने, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी तरह से अच्छा, रिडक्शन रिएक्शन का ये भी याद रखना है कि रिडक्शन में हम ऑक्सीजन के रिमूवल को भी रिडक्शन बोलते हैं और हाइड्रोजन की एडिशन को भी रिडक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आते हैं बस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कि जैसे मान लो कोई भी ऑयल कंटेनिंग फूड है या जिसमें फ़ैट है, वो थोड़ी देर के बाद ख़राब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता, ड्यू टू ऑक्सीडेशन हो जाती है ना उसकी। तो उस वजह से उस प्रोसेस को जैसे हम आप कह लो कि जैसे गेट को जंग लगता है तो वो कोरोजन हो गई, खाने को जब जंग लग जाता है, खाना खाने लायक नहीं रहता, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो उसे कहेंगे रैंसिडिटी, ठीक है। इस तरह से समझ लो, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, नाम से क्लियर है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो RED से हो गया रिड और OX से हो गया ऑक्स, ठीक है। तो रिड RED प्लस ऑक्स, तो ऑक्सीडेशन के लिए, तो दोनों को मिला के बना दिया रिडॉक्स रिएक्शन। तो डिफाइन तो बनी जाएगी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो, जब भी वर्ड एक्सो यूज़ होता है तो इट मीन्स कि कुछ रिलीज़ हो रहा है, कुछ निकल रहा है। एक्सो से आप याद रखना एग्जिट, है ना, कुछ भी चीज़ें जब निकल रही हैं कहीं से तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे बिकॉज एक्सोथर्मिक है, थर्मिक का मतलब हीट निकलना, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उल्टा कर दो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हमने हीट दी है उसे, ठीक है, फ्लेम की फॉर्म में या कैंडल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमने उसे हीट प्रोवाइड करी तो वो रिएक्शन हुआ, तो ऐसे रिएक्शन हो जाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब आगे हमारा हो गया
क्वेश्चन स्टार्ट है टेक्सचुअल। सबसे पहला क्वेश्चन आता होता है, ये बहुत बारी एग्जाम में आया है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसे ऑब्वियसली मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए उससे पहले साफ़ कर लेते हैं, बिकॉज जो मैग्नीशियम है वो काफ़ी रिएक्टिव मेटल है एंड इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप याद रख लेना नाम उसका क्या बनता है, बिकॉज मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मिलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कलर याद रख लेना कि वाइट कलर का बनेगा। तो वो जो वाइट कलर की लेयर है ना, उसे रिमूव करना है बस। उसे रिमूव करेंगे तो मैग्नीशियम प्रॉपरली बर्न होगा। जैसे पेंट करने से पहले दरवाज़ों को स्क्रैप करना ज़रूरी है, उसका जंगाल निकालना ज़रूरी है, वैसे ही मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ़ करना ज़रूरी है, फिर ये वो प्रॉपरली बर्न होगा। टू रिमूव इट्स प्रोटेक्टिव लेयर बिफोर बर्निंग। अब उसने वो लेयर क्यों बनाई थी, ताकि वो जो है अपने आप को रोक सके बर्निंग से। अब क्योंकि हमने उसे जलाना है तो वो लेयर तो निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोजन के लिए आपने याद रखना है कि सिंबल होता है H2, क्लोरीन के लिए Cl2। H और Cl नहीं लिख देना, ठीक है। दोनों कंबाइन होंगे तो HCl वैलेंसीज को बैलेंस कर लेंगे। H की वैलेंसी क्या होती है, H की वैलेंसी H की वैलेंसी होती है प्लस और Cl की होती है माइनस। तो जब दोनों मिलेंगे तो क्रिस क्रॉस मेथड से क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा है हमने लिया बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम की वैलेंसी याद रखनी है Ba2 पॉजिटिव, और साथ में क्लोरीन की तो याद ही है क्लोराइड आयन, ठीक है। बेरियम, अच्छा ये भी याद रखना है कि जो नेगेटिव होते हैं ना आयंस, वो हमेशा बाद में लगते हैं, पॉजिटिव पहले लगते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो पॉजिटिव होते हैं उनका नाम बिल्कुल चेंज नहीं करते। जिंक है तो जिंक आइड या कुछ ऐसे करके हम कभी चेंज नहीं करेंगे। क्लोरीन को क्लोराइड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को ऑक्साइड कहना पड़ेगा, बिकॉज वो नेगेटिव आयंस है ना, वो एंड पे आते हैं, पॉजिटिव वाले सारे पहले आते हैं। तो जब इसकी क्रिसिंग क्रॉसिंग की तो ये देखो, ये जो Ba है इसके पैर में जो 2 था वो Cl के पैर में आ गया, इसके पैर में जो 1 था वो यहाँ 1 शो नहीं करना, तो BaCl2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस साइड लिख दिया BaCl2, ठीक है। और उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट आपने कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, आपने बस वो रेडिकल वाला चार्ट मैं शेयर कर दूंगी, वो याद रख लेना। एल्युमिनियम सल्फेट आपको वहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया होगा, आपको ये देखो सीरियसली वो क्या दे रहे हैं, बस आपको एक वर्ड इक्वेशन दे रहे हैं। एल्युमिनियम सल्फेट की जगह और भी कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको सेम आना है। तो एल्युमिनियम का आपने वैलेंसी याद रखनी है, 3 पॉजिटिव होती है। सल्फेट की क्या होती है, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है पैर वालों को टच नहीं करना जब वो रेडिकल की फॉर्म में है। तो आपने जब क्रिस क्रॉस करना है तो ये जो 2 है इधर वाला, ये इसके पैर में आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, जो पैर में चीज़ है वो उसको आपने टच नहीं करना। तो SO4 अभी रेडिकल फॉर्म में, SO4 का 4 नहीं इधर ले जाना कि आप Al के सर पे चढ़ा दो उसको। तो यहाँ से जो 3 है, ये जो 3 है ये इधर पैर में आएगा, तो यहाँ पे हमने 3, बिकॉज अब हमारे पास कंपाउंड रेडिकल है, ये वाला ना, ये एक कंपाउंड रेडिकल है। अब हमें एक ब्रैकेट देनी पड़ेगी, फिर हमने बाहर ये 3 लिखना है। ऐसे नहीं आपने लिख देना Al2 SO4 3, ये देखो 43 बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी, वैलेंसीज याद रखनी है, सब कुछ याद रखना है। अब इधर साइड ये एक बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ, ये जो Ba है और इधर जो SO4 है, वैलेंसी दोनों की पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 है, तो बैलेंस होके BaSO4 आ गया। अब यहाँ से Al उठाओ और यहाँ से Cl हटाओ, ठीक है। तो Al की वैलेंसी 3 पॉजिटिव, Cl की वैलेंसी 1 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस हुए तो ये हो गए AlCl3, ठीक है। अब आती है बात कि इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है। ये आपकी इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, बट अब भी बैलेंस्ड नहीं हुई। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपने याद रखना है कि जैसे जो भी नॉन मेटल है उसको देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो, हमारे पास सबसे पहले चलो इसको लेते हैं SO4 थ्राइस को, ये जो कंपाउंड रेडिकल है इसको लेते हैं। अब इसको थ्राइस करने के लिए, अब SO4 किसके पास है, SO4 इसके पास है, तो क्योंकि इसके पैर में 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 देना पड़ेगा इसको, राइट। अब ये 3 देने से यहाँ पे Ba3 हो गया, तो Ba3 देने के लिए इधर 3 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसको ऐसे 3 Ba देने से क्लोरीन जो है वो 6 हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन किसके पास है, क्लोरीन एल्युमिनियम के पास है, तो वो तो पहले 3 है। अब स्टार्टिंग में 2 लगा दोगे तो 2 3 6 इधर हो गए, 3 2 6 इधर हो गए,
तो सारी की सारी इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो गई। इस तरह से आपने किसी भी एक चीज़ को पकड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे SO4 से शुरुआत की है, ठीक है। इस तरह से आपने शुरुआत की तो उससे जिन भी बाकी चीज़ों को फ़र्क पड़ा है उनको आपने बैलेंस करते जाना है, एंड एट द एंड 2-3 स्टेप में आपकी इक्वेशन सारी की सारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सोडियम को आपने हमेशा Na लिखना है, Na2 नहीं लिखना, ठीक है। और वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, H2O। उसके बाद बनता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप क्या लेंगे, सोडियम के लिए अब याद रखना है आपने, सोडियम क्या है, Na+। सोडियम के लिए कई बच्चे SO लिख देते हैं, नो SO नहीं होता, कभी भी नहीं, ठीक है। सोडियम का याद रखना है, ये नेट्रियम से बना है, इसका सिंबल है Na+। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है, OH-। तो ऑब्वियसली दोनों साइंस जो है सेम सेम ही है ना, इसके पास कुछ है वन, मतलब इसके पास भी वन है, इसके पास भी वन है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, तो बैलेंस होकर सीधा ही आ गया NaOH, ठीक है। तो Na वैसे भी अभी तक तो आपको याद रख ही लेना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। किसी ने अगर पहले बिल्कुल भी नहीं ना पढ़ा तो मेरे साथ आप 12 दिन जोड़ो, तो मैं कहती हूँ साइंस में 80-90% आपके कहीं नहीं गए, ठीक है, अपनी मेहनत के, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन तो आपको पता ही है H2 होता है। कोई भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, सारी 2-2 के साथ ही होती हैं ऑलमोस्ट। एक ओजोन गैस है जिसमें आपने O3 लगाना होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। इस तरह से आगे आपका राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ, फर्स्ट आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो अब देखो, इन वाटर का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो वाटर है वो जिस चीज़ में डाल दोगे वो चीज़ एक्वस हो जाती है, ठीक है। उसने बोला इनको आपने वाटर में डाला है, ओके, वाटर में डाला है, तो वाटर ज़्यादा है, ये कम है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो जब भी आप इक्वेशन लिखोगे ना अपनी, तो आप AQ लिखोगे, ये चीज़ ध्यान से आपने वहाँ पे देख लेनी है। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, ऊपर ही आपको पता है बेरियम क्लोराइड क्या है, BaCl2। याद रखती जाना है चीज़ों को, ये नहीं कि मैं एक कर रहा हूँ आप पिछला भूल जाए, ठीक है। पूरा अटेंटिव माइंड से जितने भी मेरे टाइम की ये वीडियो होगी उसका आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो आपको एट द एंड यू विल गेन समथिंग, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड को आपने कर लिया BaCl2। सोडियम सल्फेट मुश्किल लग रहा है तो फटाफट से इस रफ पे करके देख लेना, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, मन में ही कर लो कि 2 पैर में आना है, बाकी सारा सेम है, Na2SO4, ठीक है। लिख लिया, ये देखो ये लिख लिया Na2SO4। फिर उसके बाद कह रहे हैं टू गिव का मतलब होता है एरो डाल दिया, फिर ये देखो एरो डाल दिया, एक मिनट में पिछला रब कर लूँ। टू गिव जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपने एरो डाल लेना, ये देखो एरो, ये एरो डाल लिया। उसके बाद आपने क्या मिलता है आपको, इनसोल्यूबल सल्फेट। इनसोल्यूबल सल्फेट का मतलब किसी भी चीज़ का सल्फेट बन रहा है, जैसे यहाँ पे हमारी ये बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जाएगा, कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट, BaSO4 के साथ और NaCl के साथ, इस तरह से आपस में जुड़ेंगे और ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नहीं लग रहा, तो BaSO4 ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और NaCl जो है ये दोनों आपस में, ठीक है। तो BaSO4 बैलेंस हो गए बिकॉज Ba की वैलेंसी 2 पॉजिटिव और SO4 की कितनी थी, SO4 की 2 नेगेटिव, दोनों बैलेंस कर गए, आपस में सीधा आ गया BaSO4। और साथ में आपने क्या कहा है, सोडियम क्लोराइड तो बन ही रहा है। अब जब सोडियम क्लोराइड आपको क्लियर हो गया तो ये देखो यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, उन्होंने कहा इनसोल्यूबल सल्फेट बन रहा है, ठीक है। साथ में कहा है सोडियम क्लोराइड, एक चीज़ तो दे दी है ना, सोडियम क्लोराइड उन्होंने दे दी हुई है, सोडियम क्लोराइड बनी है, तो अब सोडियम क्लोराइड लिख लो। ये देखो Na और Cl दोनों को मिलाया, NaCl बन गया, पता ही था सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक। बाकी क्या बचा, Ba और SO4, ये कुछ खास तो बनाते नहीं, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होएगा और ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, ठीक है। अगला रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। अब फिर से इन वाटर है तो एक्वस ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड याद है NaOH, ठीक है। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो सबको पता है हमारे पेट में होता है, HCl के जो एसिड है वही हमारे खाने को पचाता है, याद रखना है। HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनी है, रिएक्ट करके बनी है NaCl। उसने कहा है देखो क्या बना, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। तो एक चीज़ जब क्लियर होगी ना हमारे पास, ये देखो Na और Cl बना है, वेट,
तो हमारे पास NaCl बना, ये देखो Na इधर से H के साइड से Cl निकला, पॉजिटिव पहले लगाना है, ठीक है। NaCl नेगेटिव बाद में लगाना है, NaCl बिकॉज दोनों की सेम वैलेंसीज है तो आपस में बैलेंस हो गई। अब यहाँ से HOH बचा है, तो HOH को कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि HOH, यहाँ ऐसे ना लिख देना कि H2+O बना है, नेवर। HOH इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ वाटर, ठीक है। HOH क्या होता है? वाटर, ठीक है, ये याद रखना है, साथ में बन गया। तो इसी के साथ ही हमारे हुए अभी 3 क्वेश्चन इन टेक्स्ट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वैलेंसीज याद रखना, बेरियम की वैलेंसी कितनी थी? 2 पॉजिटिव, सल्फेट की 2 पॉजिटिव, सल्फेट का फॉर्मूला SO4 2 नेगेटिव, Ba का बोलो साथ साथ Ba2 पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम का Na पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ठीक है। कुछ रह गया हो तो वापस देख लेना, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है वॉशिंग के लिए यूज़ किया है, तो कहता उस सॉल्यूशन का, अब वाइट वॉशिंग के पता ही है हमें वाइट वॉशिंग क्या है, क्या है वाइट वॉशिंग। कहता नेम द सब्सटेंस X दैट इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, और उसका फॉर्मूला लिखो। अब हमें तो पता है भाई वाइट वॉशिंग क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो X क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपने लिख देना वहाँ पे कि X इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, भाई हमें तो पता है, ठीक है। साथ में कहता है कि राइट इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दिया CaO, पहले इसका नाम लिख दिया कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्विकलाइम कहते हैं, ये भी लिख दिया, और फॉर्मूला कैल्शियम के लिए Ca2 पॉजिटिव, ऑक्साइड के लिए 2 नेगेटिव, बैलेंस हो गए, ये देखो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बैलेंस होके क्या बन गया? CaO, ठीक है। और उसके बाद कहता है रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन वन अबाव विद वाटर, कहते इसका रिएक्शन वाटर के साथ लिख के बताना। तो क्या बहुत ईजी है, ये देखो CaO प्लस वाटर डालना तो क्या बना। अब यहाँ से पॉजिटिव ले लिया, इसको H2O को कैसे लिख सकते हैं? H2O को लिख लो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये वाला उठा लो, तो क्या बन गया? CaOH ट्वाइस। अब क्यों ये ट्वाइस कैसे हुआ? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? 2 पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या है? 2 नेगेटिव, साथ में क्या बना? कुछ भी नहीं बना, ये सारा बैलेंस हो गया। यहाँ से फिर O बचा था, यहाँ से H बना था, फिर से वाटर ही बन गया, तो इसीलिए उसने लिख दिया है दिस इज़ इन एक्वस फॉर्म। ये देखो वापस आओ वहाँ पे, कॉपी वो जो मैंने पेजेस शेयर किए हैं वहाँ पे उसने साथ में एक्वस मेंशन किया हुआ है, बिकॉज वाटर फिर से बन गया। तो ये जो सॉल्यूशन बना है ये कली की फॉर्म में, पेंट की फॉर्म में बना है, ठीक है, वाइट वॉशिंग की फॉर्म में बना है, तो दिस इज़ एक्वस। ऑब्वियसली गीला होगा तो पेंट करेंगे, ठीक है, याद रख लेना। आगे है हमारे पास Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 is double the amount collected in the other? Name this gas. कहता ये जो हमने इस एक्टिविटी में 1.7, अब हमें इसके लिए बुक का रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो बुक में जाएंगे अगर तो आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक का ये पेज है 9, उस पर एक्टिविटी 1.7 दी हुई है। कहते हैं यहाँ पे ना वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चे याद रखना है जब भी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जब भी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है यानी कि पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, यहाँ पे आप लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, वेट थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, चलो यहाँ से याद रख लेना ये इलेक्ट्रिक करंट लिखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट लिख के जब बनता है ना, तो बनता क्या है, बीच में ना ये आ जाता है, तो बनता क्या है, बिकॉज ये देखो हमारा जो वाटर है उसकी डिसोसिएशन हो जानी 2 पार्ट्स में। तो वाटर 2 पार्ट्स किससे बना है? सारी दुनिया को पता है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिला के बना है, ठीक है। तो जब पानी को फर्दर ब्रेक करेंगे तो वो जिससे बना है वही गैसेस में डिसोशिएट होगा। तो पानी किन 2 गैसेस से बना है? बहुत साल पहले हमारे अर्थ पे ये 2 गैसेस ही थी, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, पानी तो था ही नहीं।
तो किसी कारणवश टेम्परेचर डाउन होने की वजह से या किसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ होगा गर्मी की वजह से, जैसे तैसे करके वो दोनों मिक्स हो गए और क्या बन गया, पानी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे 70% अब वाटर है। ठीक है, तो आप ये हिसाब लगाओ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस कितनी अबंडेंस में होंगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। कहता है क्वेश्चन में कहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है डबल क्यों बनती है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो 1 लिखा हुआ है, मतलब दोनों की रेशो क्या है, 2:1, कि जितनी हाइड्रोजन बन रही है उतनी ऑक्सीजन नहीं बन रही, उससे आधी बन रही है। बिकॉज इसमें रिएक्शन के बाहर 2 लिखा है, इसमें रिएक्शन के बाहर 1 लिखा है। ठीक है, जो भी हमारा चीज़ें बन रही हैं उसके साथ हमारा कोफिशिएंट जो है वो ध्यान दो, कोफिशिएंट में यहाँ 2 आए, यहाँ 1 आए। तो बिकॉज रिएक्शन ही ये कह रहा है कि जो कंपोजिशन है या जो भी चीज़ें बन रही हैं उनका वॉल्यूम इधर ट्वाइस है, इधर वंस है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो भी गैसेस डिसोशिएट हो रही हैं दे आर इन 2:1। ठीक है, तो इसे हम एक बार कर लेंगे, रिएक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा उसे वर्डिंग में लिख देना है कि here hydrogen and oxygen produced are in the ratio 2:1, hence volume of gas collected in one test tube is double that the volume of gas collected in the other test tube। ठीक है, तो पहली टेस्ट ट्यूब में क्या है, हाइड्रोजन गैस, दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। ओके, नेक्स्ट इज why does the color of copper sulfate change when an iron nail is dipped in it। अब ये तो बेटा आपको पता ही है, देखो मैंने बहुत बार कराया है कि कॉपर सल्फेट है, उसमें अगर हमने, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है याद है, ब्लू कलर का है ना, इसको नीला तोता भी कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट में अगर आयरन डाल दिया तो भाई आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, इसने क्या करना है, इसने कहना है चल हट यहाँ से, है ना, इसने कॉपर को यहाँ से हटा देना। जैसे मान लो आप जब सुबह सुबह आते हो स्कूल में तो एक दूसरे की सीट पे बैठ जाते हो, जैसे मान लो आपकी सीट पे कोई बैठ गया, अगर तो कोई माड़ा सा है तो वो कहेगा चल कोई नहीं, मैं कैसे पंगा लूँगा, सुबह सुबह रहने दो जहाँ बैठा है। अगर कोई थोड़ा जोरावर है तो वो क्या कहेगा, चल उठ यहाँ से, उठ नहीं तो तेरी खैर नहीं। तो ऐसी आयरन है, आयरन कॉपर से अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझता है। तो जैसी रिएक्शन हुआ इसने इसको फट से परे कर दिया, खुद जाके वहाँ पे बैठ गया। तो कॉपर जो है ये देखो अलग थलग और FeSO4 इकट्ठे बैठ गए इस तरह से। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए क्या याद रखेंगे कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन को ज़्यादा रिएक्टिव बोला गया इन द रिएक्टिविटी सीरीज, देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। इसका याद रखना कलर ग्रीन है और इसका कलर ब्लू है। ठीक है, अब क्योंकि कलर भी चेंज हो गए इट मीन्स कि फेरस सल्फेट बन गया है और उसने कॉपर को साइड पे कर दिया है। ठीक है, और ब्लू कलर जो है वो फेड अवे हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है, कहता है गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद कर लो। एक ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl डाल लो, Ag और Cl आपस में मिल गए AgCl बन गया, और ये देखो Ag और Cl मिल गए। हमेशा जब भी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाना है तो मैं बताऊँ कैसे बनाना है। ये देखो हमारे पास है AgCl, ठीक है, उसमें हमने डालना NaNO3। तो रिएक्शन जब भी बनाना है ना याद रखना ऑलमोस्ट ऐसे ही बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, फिर ये जो बचते हैं उनमें फर्स्ट वाला पहले लिखेंगे, सेकंड वाला बाद में। NaCl, Cl Na नहीं लिखना, ना ही NO3Ag लिखना है। बनाया AgCl और साथ में NaNO3, ये अलग बन गया। ठीक है, NaNO3 और साथ में AgCl, फर्स्ट फोर्थ और 3 2, फर्स्ट के साथ 4 और थर्ड के साथ 2, 1 4 3 2 बन जाना। ठीक है, इस तरह से तो याद रख लेना सिल्वर नाइट्रेट। अगर आपको वर्ड इक्वेशन याद रहती वर्ड इक्वेशन याद रख लेना। अगर आपको इस तरह से केमिकल रिएक्शन इस फार्मूलाज की या की फॉर्म में लर्न होती तो वैसे। ठीक है, आगे आपका आ गया कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। तो कहते हैं कौन सा जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये देखो फर्स्ट रिएक्शन हमारा जो है सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरी रिएक्शन में देखो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था
ये देखो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया, इट मीन्स कॉपर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिसकी ऑक्सीजन हट गई वो रिड्यूस हो गया, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई वो ऑक्सीडाइज हो गया। सिंपल। ठीक है, इतना ही सिंपल है, इतना ही ज़्यादा। उसके बाद विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी हैं, पहले सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लो, ध्यान से पढ़नी है। कहता है लेड रिड्यूस हो रहा है, लेड रिड्यूस हो रहा है, यस। ठीक है, उसके बाद उसने बोलना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज कैसे होगी, इधर तो कार्बन था। ठीक है, सेकंड में उसने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है, तो जो पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज कैसे होगी, कार्बन ऑक्सीडाइज होगा ना। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई तो ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो सेकंड तो इनकरेक्ट है। उसके बाद उसने पूछा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो जो मैं बोल रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए वाला, फर्स्ट एंड और थर्ड। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, ये देखो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है। ठीक है, आगे रिएक्शन है Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। तो ये कौन सा रिएक्शन है, दी कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो यहाँ पे हमारा Al जो है, तो Al यहाँ से था, ये देखो सॉरी, Al और ऑक्सीजन, Al और ऑक्सीजन जो है, ये Al ने क्या किया, क्योंकि अब आयरन से भी ज़्यादा ताकतवर कोई है, वो कौन है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा दिया परे और वहाँ जाके बैठ गया। तो इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट तो हुई है, पर डबल डिस्प्लेसमेंट वाला केस गलत है। कॉम्बिनेशन तो ये है ही नहीं, क्योंकि दो मिलके दो ही बने हैं, तो कॉम्बिनेशन तो है नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट हुई है। डीकम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि डीकम्पोजिशन कैसे है, जैसे मान लो कोई एक, जैसे CaCO3 ले लिया, तो वो टूट के क्या बन गया, CaO और CO2। तो उसमें तो कोई भी एक टूटता है दो चीज़ों में, तो वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स ये कौन, इसका आंसर क्या है फिर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज ओनली डिस्प्लेसमेंट हैव बीन टेक्स, वन डिस्प्लेसमेंट इज टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स यानी कि हाइड्रोजन, सॉरी, आयरन फिलिंग क्या है, Fe। कहता है इसमें क्या डाल दिया, थोड़ा मेरी अभी कम पकड़ है इस पे, तो आयरन में क्या डाल दिया, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कहता करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ये देखो पहले इसका रिएक्शन समझ लेते हैं। आयरन फिलिंग्स ले लेते हैं Fe, उसमें डाल लेते हैं HCl। तो रिएक्शन कैसे होगा, जैसे मैंने बताया हुआ है, FeCl2 ले लो साथ में H2, और यहाँ पे इससे बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, मैं पहले ये याद रखो कि इन चारों में से हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, ये पहले समझ लेते हैं। कहता फर्स्ट ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। यस, ये तो बने थे। अभी हम रिएक्शन अगर करें, ठीक है, ये देखो जब हमने रिएक्शन करा था Fe में HCl, तो आयरन क्लोराइड तो बने थे। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी, तो फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, तो फर्स्ट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ कहता व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बेटा पढ़ लेना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वही होती है जिसमें जो हमारे जितने भी हमने, जो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिस पे होल्ड करता हो, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, यानी कि जब हम बैलेंस करते हैं तो जितने इधर साइड रिएक्टेंट्स लिए होते हैं उतने उधर साइड प्रोडक्ट को करते हैं ना बैलेंस। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम बैलेंस्ड, केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और कहता है वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस। तो इनको बैलेंस क्यों करना चाहिए, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करे। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, उन सब के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है होल्ड करता है। उसे वेरीफाई करने के लिए हमें हर इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। उसके बाद आगे हमारी ये कहते हैं ट्रांसलेट करो इन्हें स्केलेटल इक्वेशन में और बैलेंस करो। बैलेंसिंग के यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, बट मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको कराऊंगी। सबसे पहले उसने बोला है
सबसे पहले उसने बोला है ये देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन। तो मेरे साथ साथ करो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो हाइड्रोजन के लिए लिखो H2। ऐसे करते हैं, इस पार्ट में मैं इसी क्वेश्चन तक करती हूँ, 4th क्वेश्चन तक। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो फिर मेरे से एडिट नहीं होनी। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ तैयारी करके। तो चलें शुरू करते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे हम। ओके बेटा।